रामदास के देहांत को 4 दिन ही हुए थे। 12 दिन का शोक चल रहा था। एक दिन अचानक एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी निकला और शोक में बैठे लोगों के बीच में जाकर बोला कि रामदास के वारिस कौन कौन है। बैठक में 30-40 लोग बैठे थे। वह सभी अचानक इस तरह का प्रश्न करने वाले शख्स का मुंह ताकने लगे। वहां पर रामदास के बेटे भी बैठे हुए थे। फिर रामदास के तीनों बेटों ने हाथ ऊपर करते हुए कहा कि हम उनके बेटे हैं। कहिए, आपको हमसे क्या काम था। वह व्यक्ति रामदास के तीनों बेटों को गौर से देखता हुआ बोला कि आज से 20 साल पहले तक रामदास मेरे शहर में नौकरी किया करते थे। उस समय उन्होंने मुझसे कुछ रुपए उधार लिए थे। वह रकम ब्याज सहित अब 20 लाख रुपए हो चुके हैं। आज मैं वह पैसे लेने आया हूं। उस आदमी के इतना कहते ही वहां पर खुसर फुसर शुरू हो गई। रामदास का बड़ा बेटा, जो एक सरकारी नौकरी में था, खड़े होते हुए बोला कि आपके पास क्या सबूत है कि मेरे पिताजी ने आपसे पैसे उधार लिए। वो आदमी मुस्कुराता हुआ बोला कि मैं एक वकील हूं। इतना मूर्ख भी नहीं हूं कि बिना सबूत के चला आऊं। मेरे पास रुपए लेन देन का अनुबंध पत्र है, जिस पर तुम्हारे पिता ने अपने हाथों से पूरा विवरण लिख रखा है और अपने हस्ताक्षर भी कर रखे हैं। बड़ा बेटा बोला कि मैं किसी अनुबंध पत्र को नहीं मानता। मुझे तो आप फ्रॉड लगते हो। 20 सालों तक चुप बैठे रहना, फिर पिताजी के निधन के तुरंत बाद आपका अचानक से आ जाना, यह सब क्या है। अगर मेरे पिता ने पैसे लिए भी होंगे, तब भी वो करार उनके साथ ही खत्म हो गया। मैं यह पैसे देने को से साफ साफ इनकार करता हूँ। रामदास का दूसरा बेटा, जो कि ठेकेदार था, वह बिल्डिंग बनाने के काम लिया करता था। वह भी खड़ा होकर बोला कि वकील साहब, आप जिन पैरों से चल कर आए हैं, उन्हीं पैरों से वापस चले जाइए। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो पिताजी के जीवित रहते ही आते। हमारे पिताजी ने हमें कभी नहीं बताया कि उन पर कोई कर्जा है। वकील बोला कि पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि क्योंकि रुपए वसूलने का करार आज के दिन का ही था। रही बात वापस जाने की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ कोई लड़ाई लड़ने नहीं आया हूँ। यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग अपने पिता का कर्ज देने से इनकार करते हो, तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मगर मेरे रामदास जी के साथ अच्छे संबंध थे। मैं नहीं चाहता कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी इज्जत उछाली जाए। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ रियायत दे दूंगा। मगर तुम लोग कर्जा देने के लिए हाँ तो कहो। तीनों बेटे चुपचाप रहे। किसी ने भी कर्जा चुकाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वकील फिर से बोला कि यहाँ पर तुम्हारे समाज के लोग बैठे हैं, रिश्तेदार भी बैठे हैं। क्या तुम लोगों को अपने पिता की इज्जत प्यारी नहीं है। अचानक रामदास का छोटा बेटा दिनेश खड़ा होकर बोला कि आप सबूत दिखाइए। मैं पिताजी का कर्जा चुकाने के लिए तैयार हूं। उसके इतना कहते ही उसकी पत्नी, जो अन्य औरतों के साथ दरवाजे पर खड़ी होकर पूरी बातें सुन और समझ रही थी, जल्दी से बाहर आई और फिर अपने पति का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली कि यह आप क्या कर रहे हो। इतनी बड़ी रकम कहां से चुका दोगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आपके भाई पूरी तरह से संपन्न होकर भी चुपचाप बैठे हैं। फिर आप क्यों अपने ऊपर अपने पिताजी का कर्जा चुकाने का इतना बड़ा बोझ ले रहे हो। दिनेश के पास बस थोड़ी सी जमीन ही थी और वह छोटा मोटा काम करके अपने घर का गुजारा कर लिया करता था। उसी में पति पत्नी किसी तरह से
अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। दिनेश के दोनों बड़े भाई अच्छे सुखी संपन्न थे और ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक भाई की सरकारी नौकरी थी और दूसरे भाई का भी अच्छा खासा कारोबार था। पिताजी ने अपने जीते जी दोनों को खड़ा कर दिया था और छोटे भाई दिनेश की जिम्मेदारी दोनों बड़े भाइयों को सौंप दी थी। क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी थी, लेकिन दोनों भाइयों ने कभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हो गए। न तो उन्होंने दिनेश को कोई कारोबार कराया और न ही उसकी कभी किसी प्रकार से आर्थिक मदद की। दिनेश ने भी अपने भाइयों से कभी कोई शिकायत नहीं की। ऊपर वाले ने उसे जिस हाल में रखा, वह उसी हाल में मेहनत करके अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। बस उसके पिताजी ने जमीन तीनों भाइयों के नाम कर रखी थी, जिससे उसकी थोड़ी मदद हो जाती थी। और बस वह जमीन का टुकड़ा ही दिनेश का सहारा था। लेकिन अब वह न भी उसके नसीब में नहीं बची, क्योंकि आज वह भी जाने वाली थी। दिनेश ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी जमीन बेच दूंगा, मगर पिताजी का नाम खराब नहीं होने दूंगा। दिनेश की पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली कि आपकी इसी आदत के कारण हम लोग गरीब हैं। भगवान के लिए उस जमीन को मत बेचिए। अगर जमीन बिक गई तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। उसी के सहारे तो हमारे दिन कट रहे हैं। वो पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला कि तुमने हर सुख दुख में तुम हमेशा मुझे सच्चा मर्द कहते आई हो, फिर आज तुम्हें क्या हो गया? क्यों मुझे नामर्द बनाने पर तुली हो? इतना सुनते ही अचानक पत्नी के तेवर बदल गए। वह गर्व के साथ बोली, मेरा मन साथ दिया। आज पिताजी की इज्जत का सवाल है। क्या तुम यह चाहोगी कि जीवन भर पूरे गांव के सामने मैं सिर झुकाकर चलूं? कि माफ कर दो जी, आप जाओ, पहले परिवार की इज्जत बचाओ। रही बात पेट भरने की, उसके लिए मुझे आपके बाजुओं पर पूरा भरोसा है। आप हमें भूखे पेट नहीं सोने दोगे। फिर दिनेश डबल जोश में वापस बैठक में आ गया। लोग अब भी धीमी आवाज में फुसर फुसर कर रहे थे। वकील मुस्कुराते हुए बोला कि अब भी पिता का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो या पत्नी ने तुम्हारा पेच कस दिया? दिनेश मुस्कुराते हुए बोला कि वह एक मर्द की पत्नी है। वकील साहब, आप सबूत दिखाइए, मैं कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूं। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मैं आपको अपने हिस्से की जमीन दे दूंगा, मगर पिताजी पर कर्ज नहीं रहने दूंगा। वकील ने एक बार फिर दिनेश के बड़े भाइयों की तरफ देखा, फिर कहा कि क्या तुम लोग अपने छोटे भाई का साथ नहीं दोगे? दोनों भाई निर्जन की तरह सिर झुकाकर बैठे रहे। कोई जवाब नहीं दिया। वकील बोला कि आज से 20 साल पहले मैंने और रामदास जी ने मिलकर कुछ शेयर खरीदे थे। उस समय उनकी कीमत शून्य थी। शेयर खरीदते वक्त यह तय हुआ था कि दोनों में से किसी एक की मृत्यु होते ही शेयर बेच दिए जाएंगे और जो रकम मृतक के हिस्से में आएगी वह जीवित हिस्सेदार उसकी योग्य संतान तक पहुंचाएगा। जीवित हिस्सेदार के पास उस समय के हालातों को देखते हुए यह पूरा अधिकार होगा कि वह हिस्से की रकम सभी बेटों में बराबर बांटे या किसी एक को दे दे। ये उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा। वकील आगे बोला, क्योंकि मैं ही वह जीवित हिस्सेदार हूं और मेरे पास पूरा अधिकार है कि रामदास का वह हिस्सा मैं किसी को भी दे सकता हूं। इसलिए मैंने कर्ज का नाटक किया। उन पर कोई कर्ज नहीं है, बल्कि शेयर बेचने के बाद और टैक्स कटने के बाद कुल 20 लाख रुपए उनके हिस्से में आए हैं और वह 20 लाख रुपए मैं रामदास जी के छोटे बेटे दिनेश को देने की घोषणा करता हूं, क्योंकि दिनेश ही उन रुपयों का सच्चा हकदार है जो बेटे
पिता का ऋण चुकाना अपना कर्तव्य नहीं समझते, उनका पिता की संपत्ति में भी कोई हक नहीं बनता। इतना सुनते ही सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और रामदास के दोनों बड़े बेटों का मुंह उतर गया। उनकी पत्नियां कुछ देर पहले अपने देवर को मूर्ख समझ रही थी, अब वह अपने पतियों को खा जाने वाली दृष्टि से देख रही थी। वकील के इशारा करते ही उनके आदमी दो बड़े सूटकेस उठा लाए और उन्हें दिनेश को थमा दिया। यह देखकर वहां विराजमान लोगों ने तालियां बजाकर दिनेश का स्वागत किया। जब दिनेश दोनों सूटकेस उठाकर अंदर कमरे में गया, तब उसकी पत्नी दौड़कर आई, भारी आंखों से पति को निहारते हुए बोली कि आज समझ में आ गया कि सच्चाई, ईमानदारी और खुददारी के रास्ते में कांटे और दर्द बहुत मिलते हैं, मगर एक दिन ईश्वर सुनता जरूर है और जब भी वो सुनता है तब छप्पर फाड़ कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।